अब बताइए, मजा आया? बहुत मजा आया सर। वेरी अमेजिंग सेशन। बहुत ही कभी सोचा नहीं था इस तरह से। वेरी इजी। यस राइट। फर्स्ट टाइम कोई टेक्निक इतना इजीली समझ आई और वो काम भी कर रही है, मतलब आप खुद से लगा पा रहे हैं, दो चार तीन चार्ट के बाद उस टेक्निक को अप्लाई कर पा रहे हैं। मैम, बिकॉज जितनी भी टेक्निक पढ़ाता हूँ ना, उसको आप आसानी से अप्लाई कर पाते हैं। जनरली हम पढ़ लेते हैं सर, वेबिनार में या ऑनलाइन कोर्सेज में, सब में, पर उनको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब आपको उसकी मास्टरी कह लो या आपको उसकी आदत काफी टाइम बाद आती है। बट अब ये आपने जिस तरीके से समझाया है, आई सपोज अब कभी भी कोई भी अगर ट्विन का चार्ट आएगा तो हम ये बहुत कभी नहीं भूलेंगे। मतलब इट्स सच एन इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू मैम। और एक्चुअली क्या है, आपने शायद फर्स्ट सेशन मेरा ज्वाइन किया है। मैं हर सेशन में ऐसे ही करता हूँ, मेरी आदत ही है। जब पूरा टास्क होना चाहिए हमारे सामने, और उस चीज को अलग अलग पैरामीटर्स पे जब हम जांच लेते हैं ना, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाए। हमेशा के लिए। हाँ, ये मेरा सिस्टम ही मेरा यही है, काम करने। वेरी गुड। थैंक यू मैम। मैं बैठा है। प्रकृति कभी भी किसी भी काम को करती है तो पूरी तरीके से, जब तक वो सारी चीजों का अलाइनमेंट नहीं करेगी, उस काम को फ्रूटिफाई नहीं करेगी। ठीक है? तो कॉन्सेप्शन एक्चुअली बहुत मायने रखता है कि किस टाइम में कॉन्सेप्शन हो रहा है। जब हम इन सारी स्थितियों को कुंडली में देखते हैं, जहां हमें ट्विन बर्थ दिखाई दे रहे हैं या कुछ और चीजें देखने को मिल रही है, तो उसके बर्थ के लिए हमें सही कॉन्सेप्शन टाइम भी तो मिलना चाहिए। अगर हमें वो टाइम नहीं मिला तो फिर हम कैसे, प्रकृति किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करेगी? तो अगर नेचर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्शन का टाइम भी कुछ ना कुछ रिलेट कराएगा डिलीवरी के टाइम से। यानी कि चार्ट से, चार्ट की एनर्जी से कॉन्सेप्शन का टाइम, और डिलीवरी के टाइम से कॉन्सेप्शन का टाइम, ये सब कुछ मैच करता है। इसीलिए एक्चुअली इसको अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। और जब हम ध्यान देते हैं तो हम एक पैटर्न, एक चीज पर ध्यान देते हैं, और हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते। व्यक्ति के अंदर ताकत कितनी है, फर्टिलिटी की जो पावर होती है ना, उसकी भी हम गणना कर सकते हैं। वो सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं करता, ज्योतिष भी करता है। एरीज लग्न है, मेष लग्न। हाँ जी सर। ठीक है मैम, हैंड डाउन कर लीजिए अब। ठीक है। यहाँ पर तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड दिखाई दे रहा है साफ साफ। यस सर, और किसके रेट्रोग्रेड में। साथ बैठा है? फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा है। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? सन। सन है। सूर्य। मतलब मैंने जो टेक्निक बताई है वो काम करेगी। आप किसी भी चार्ट को खोल लीजिए, अगर उनको ट्विंस है तो ये पर्टिकुलर टेक्निक काम करेगी। देख लीजिए, फिफ्थ लॉर्ड डायरेक्टली मर्क्यूरी के साथ बैठा है, जो रेट्रोग्रेड है, और फैमिली के हाउस में बैठा है। हाँ और जी। मैंने क्या कहा, एट्थ हाउस बहुत जरूरी है। आप देखिए, एट्थ हाउस में मार्स बैठा है, वो खुद भी रेट्रोग्रेड यस सर। है ना? सर जुपिटर ड्यूल में है, वो भी है ना, जो 6। बिल्कुल, जुपिटर जुपिटर भी केतु के साथ है और डुअल साइन में है। ड्यूल है। ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं। जुपिटर से फिफ्थ हाउस ले लीजिए, सैटर्न। हाँ है जी। ना? सैटर्न वीनस के साथ है, लग्न में है, नीच का है। और यस सर। इसका संबंध डुअल साइन से फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप D9 में देखेंगे तो सैटर्न राहु केतु की एक्सिस में आ गया, और जुपिटर फिर से केतु के साथ। यस सर। चंद्रमा से फिफ्थ हाउस ले लीजिए, फोर्थ नंबर साइन है, लॉर्ड बनता है चंद्रमा। और बैठा कहाँ है? डुअल साइन, राहु ड्यूल केतु के। साइन में। राहु के लिए। अब D9 में आते हैं। D9 में फिफ्थ का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। किसके साथ बैठ गया? केतु के साथ। केतु के साथ। आस्पेक्टेड किससे? सैटर्न से। सैटर्न। यस सर। ठीक है। अब ठीक थोड़ा है। सा, थोड़ा सा ये देखिए, वीनस कहाँ बैठा है? वीनस क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि जुपिटर से फिफ्थ का लॉर्ड वीनस है, और वीनस भी डुअल साइन में बैठा है। चंद्रमा से फिफ्थ का लॉर्ड, चंद्रमा से फिफ्थ का लॉर्ड खुद चंद्रमा है, और चंद्रमा आकर के डुअल साइन में बैठा है।
प्रकृति कभी भी किसी भी काम को करती है तो पूरी तरीके से, जब तक वो सारी चीजों का अलाइनमेंट नहीं करेगी उस काम को फ्रूटिफाई नहीं करेगी। तो सर, मैंने प्रकृति इनका सारी, दशा भी चेक किया क्योंकि एक मिनट मैम, दशा पर हम जाएंगे, दशा का पार्ट अलग है। आपने क्लास के अच्छा जी जी, दशा ठीक है दशा पर ठीक है जाएंगे, मैं ठीक थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा दशा पर जाकर। अभी D9 को लेते, D7 को लेते हैं। एक काम और कर सकते हैं हम, मैं आपको D9 पे लेके चलता हूँ। सन जो फिफ्थ का लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड सूर्य है, वो देखिए D9 में कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है। और मुझे ये बताइए, क्या इसका कोई संबंध किसी भी ड्यूअल साइन या ड्यूअल प्लैनेट से हो रहा है? यहाँ पर तो नहीं होगा। नहीं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसका नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बाकी सारी चीजें मिल गई। ये मुझे एक्चुअली देखना था, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। अब देखिए D7 में आते हैं। D7 में मंगल होता है, जो लॉर्ड बनता है फिफ्थ हाउस का, और लग्न का लॉर्ड मर चंद्रमा। मून। ये चंद्रमा केतु के साथ बैठा है डुअल साइन में, और इसमें जुपिटर भी डुअल साइन में, नाइन्थ हाउस में डुअल साइन आ गया है। और मार्स जो फिफ्थ का लॉर्ड है, वो यहाँ सन के साथ, सॉरी, सन की राशि में बैठा है। अगर हम बात करें डिस्पोजिटर की, फिफ्थ लॉर्ड के डिस्पोजिटर की अगर हम इसमें बात करें, तो वो सैटर्न के साथ बैठा है यहाँ डुअल साइन में। तो D7 में फिफ्थ हाउस पर डुअल साइन की एनर्जी आ रही है, फिफ्थ से फिफ्थ पर आ रही है, जुपिटर से फिफ्थ पर आ रही है। जुपिटर से फिफ्थ का लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि डुअल साइन में बैठा है, और चंद्रमा से फिफ्थ पर भी आ रही है, D7 में, D9 में और D1 में। जब इन तीनों के पैरामीटर्स मिल जाते हैं तो ट्विंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीन चार्ट हमने ले लिया। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से। आप जब इसको टेस्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे कुंडलियों में ये सारे कॉम्बिनेशंस दिखेंगे। अगर दिखते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ ये बात होगी कि उनको ट्विंस हों। लेकिन चूंकि टाइम अपने आप को अलाइनमेंट अगर किसी कारण से नहीं कर पाती है, तो ट्विंस नहीं होंगे। अब मैं फिर से आपके सामने एक बार चार्ट शेयर करता हूँ, एक मिनट मुझे दी मैम। जिन्होंने ये चार्ट दिया था, वो जरा अपने चाइल्ड बर्थ की डेट बताएंगे, तो हम दशा से मैच कर लेते हैं। ये जो मैंने अभी आपको दिया था। जी हाँ। हाँ सर, इनका बर्थडे है 16 दिसंबर 1998। 1998, 16 दिसंबर। हाँ देखिए फिफ्थ लॉर्ड की दशा हम्म है ना। हाँ जी सर। सन में सन, हाँ जी 16 दिसंबर कहाँ? नाइनटीन नाइनटी एट। हाँ जी सर 1998। ठीक है, तो ये सन में मून आ जाएगा। सन फिफ्थ का लॉर्ड और मून कहाँ है? डुअल साइन। हाँ जी। अगर हम और प्रिसाइज करेंगे तो और प्रिसाइज कर लेंगे हम, हमें पता चल जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया तो है इसमें इसमें बर्थ का टाइम देखते हैं, वो जो कंसेप्शन वाला नहीं देखते। समय वही आपको पूछना चाहती हूँ कि दशा कंसीव के टाइम पे देखते हैं या बर्थ के टाइम पे देखते हैं, बर्थ के बच्चा जब टाइम, पैदा हुआ। बर्थ के टाइम की और कंसीव के टाइम की, दोनों के टाइम की दशा आपको देखना है। यही तो क्योंकि ये मिस्ट्री बच्चे है। ना, हाँ इसीलिए सर, तो ये बच्चे 7 मंथ्स में पैदा हुए। इसीलिए तो मिस्ट्री होती है ना बर्थ चाइल्ड में। आप कहते हैं ना फिफ्थ हाउस देखना है, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस भी देखना है। क्यों? कारण है उसका। इसी प्रकार से जब दशा देखेंगे ना आप, तो कंसीव होने की भी दशा देखेंगे और डिलीवरी की भी दशा देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जर्नी है ना।
जिस समय कंसीव हुआ उस टाइम भी जो अलाइनमेंट है समय का वो सही होना चाहिए, और जिस समय में डिलीवरी हो रही है उस समय भी अलाइनमेंट सही होना चाहिए। अगर वो अलाइनमेंट सही नहीं मिलेगा तो उस यात्रा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सेवंथ मंथ में जन्म क्यों होता है, इसका भी कारण है। और ये सारी चीजों के कारण असल में पैदा होते हैं कि कॉन्सेप्शन किस टाइम में हो रहा है। यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। कॉन्सेप्शन एक्चुअली बहुत मायने रखता है कि किस टाइम में कॉन्सेप्शन हो रहा है। जब हम इन सारी स्थितियों को कुंडली में देखते हैं जहां हमें ट्विन बर्थ दिखाई दे रहे हैं या कुछ और चीजें देखने को मिल रही है, तो उसके बर्थ के लिए हमें सही कॉन्सेप्शन टाइम भी तो मिलना चाहिए। अगर हमें वो टाइम नहीं मिला तो फिर हम कैसे, प्रकृति किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करेगी। तो अगर नेचर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो बिल्कुल कॉन्सेप्शन का टाइम भी कुछ ना कुछ रिलेट कराएगा डिलीवरी के टाइम से, यानी कि चार्ट से, चार्ट की एनर्जी से कॉन्सेप्शन का टाइम और डिलीवरी के टाइम से कॉन्सेप्शन का टाइम, ये सब कुछ मैच करता है। इसीलिए एक्चुअली इसको अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। और जब हम ध्यान देते हैं तो हम एक पैटर्न, एक चीज पर ध्यान देते हैं और हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते। इसीलिए ये मिस्टीरियस लगता है। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ये सारा फैक्टर जो अब मैं बात करने वाला हूं वो है कॉन्सेप्शन के टाइम का। जब कॉन्सेप्शन के टाइम पर एक पर्टिकुलर स्थिति क्रिएट हो जाएगी, एक स्पेसिफिक स्थिति क्रिएट हो जाएगी ट्रांजिट में, तो फिर ट्विन का बर्थ होगा। यानी कि समझने वाली बात यह है कि पहले हमने कुंडली में चार्ट की एनर्जी को देखा, उसके बाद हम दशा अंतरदशा या फिर किसी और चीजों को देखकर, अगर आप कुछ और भी जानते हैं, कुछ और दशाएं जानते हैं, उनको मैच कराकर देखिए कि क्या ये प्रोजेनी के लिए सही समय है। अगर वो प्रोजेनी के लिए सही समय है तो प्रकृति प्रोजेनी को एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन उस समय में अगर पर्टिकुलरली कॉन्सेप्शन का जो टाइम है वो अलाइनमेंट में आता है चार्ट के ट्विन बर्थ से, तो ट्विन बर्थ हो जाएगा। ये समझना है। अब देखिए वो क्या टाइमिंग है। अगली स्लाइड्स की तरफ मैं मूव करता हूं। ये कॉन्सेप्शन ट्विन बर्थ के लिए जो टाइमिंग होती है वो है पहला पॉइंट। जिस समय कॉन्सेप्शन हुआ, यानी कि अब कॉन्सेप्शन की परिभाषा क्या है ये समझना पड़ेगा। जब भी यूनियन होगा ना मेल एंड फीमेल के बीच में, उस यूनियन में अगर उस पर्टिकुलर यूनियन में सक्सेसफुल यूनियन होता है जो कि सक्सेसफुली ओवरी को निषेचित कर देता है, सॉरी एग को निषेचित करता है, तो फिर उसको हम मानेंगे ये कॉन्सेप्शन का टाइम है। अगर वो अनसक्सेसफुल है तो हम उसको टाइम नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं उसके बाद। तो शास्त्र ये कहता है कि जब सफल कॉन्सेप्शन हो जाए, सफल यूनियन हो जाए और कॉन्सेप्शन हो जाए, उस समय में अगर लग्न में डुअल साइन हो और बेनिफिक प्लेनेट लग्न में हो, सॉरी फिफ्थ हाउस में हो, ट्रांजिट में, कुंडली में नहीं, ट्रांजिट में जिस समय में कॉन्सेप्शन हुआ उस समय में लग्न में डुअल साइन उदित हो रहा हो, जो हमारा राइज होता है ना पूर्व दिशा में, वो अगर डुअल साइन राइज हो रहा हो और उस समय की कुंडली में अगर फिफ्थ हाउस में बेनिफिक प्लेनेट या फिफ्थ हाउस पर बेनिफिक एस्पेक्ट हो, तो वहां पर कॉन्सेप्शन की एनर्जी मैच करती है, अलाइन करती है अपने आप को उस डुअल ट्विंस के पैदा होने वाले चार्ट से। फिर वो रिजल्ट होता है ट्विन बर्थ का। हाँ लोग जी कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा था कि कंसेप्शन के जिस समय कंसीव हुआ उस समय तो पता नहीं चलता कि कंसेप्शन हुआ है कि नहीं हुआ, उसके अगले महीने में जाके पता चलेगा कि कंसेप्शन हुआ है। हाँ, तो भी ये जो, अच्छा तो उस समय तो ये डुअल साइन नहीं लगना जो है, हाउ, ये कैसे पता चलेगा कि उस समय ये था? पता चलेगा, बिल्कुल पता चलता है। प्रश्ना में ऐसी टेक्निक्स है जो पता लगा सकती है आराम से। वही मैं सोचा कि प्रश्न तब करना पड़ेगा कि उस समय क्या अच्छा, होता। अब एक और बात मैं बताता हूँ। हाँ फीमेल जो होती है ना, फीमेल, हाँ हमारा माइंड मेल का है इसीलिए मैं बहुत बात समझ नहीं आती। फीमेल की जो सिंसियरिटी है होती है वो इतनी तीक्ष्ण होती है, इतनी सिंसियर होती है वो उस चीज के बारे में कि उसको पता चलता है। आजकल की फीमेल को भले ही थोड़ा कम पता चलने लगा हो,
लेकिन आज भी सिंसियरिटी तो है ही, पता चलता है, मैं बता रहा हूँ आपको, पता चलता है। नहीं ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि 1 महीने के बाद अगर पता चलेगा तो फिर हम डुअल साइन का किस समय, कंसेप्शन के समय डुअल साइन था कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? एक्चुअली जिस समय बर्थ हुआ ना बच्चे का, उस हमारे शास्त्र में कैलकुलेशन है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि जो बर्थ कुंडली है उससे पीछे जाकर कंसेप्शन कब हुआ है व्यक्ति का, वो पता लगा सकते करेक्ट करेक्ट। हैं। तो ज्योतिष में सारी सुविधाएं हैं, और अब अगर हम्म आप मेडिकल में जाएं तो वहां भी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, और अगर सिंसियर हैं मेल एंड फीमेल दोनों, हम्म तो वो इस चीज के लिए बहुत, मतलब पता लगा सकते हैं कि हाँ इस समय में ये हुआ है। करेक्ट। क्योंकि अब मेडिकल साइंस भी हमें बहुत कुछ बता देता है, इंटरनेट पे सब चीजें पड़ी है, और अगर ज्योतिष में आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी इंटेलिजेंस के साथ चीजों को समझते हैं तो आप बहुत आराम से पता लगा सकते हैं। इवन आप मेल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। उसके पहले कोई और कुछ बोलने वाला था, शायद प्रियंका मैम कुछ बोल रही थी। यस सर, पर आपने क्लियर कर दिया डाउट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब उसी समय में, जिस समय ये सारे कॉन्सेप्शन के टाइमिंग के लिए मैं लग्ना, फिफ्थ हाउस वगैरह के ट्रांजिट बता रहा हूँ। मर्क्यूरी लग्न में आ जाए, मंगल, सॉरी, लग्न, उस समय का लग्न मंगल, बुध और बृहस्पति स्ट्रांगली डुअल साइन में प्लेस हो, ये सब के सब। अगर मान लीजिए लग्न कोई और भी है, सॉरी, लग्न यहाँ पर डुअल साइन आना चाहिए, ये सब के सब स्ट्रांगली डुअल साइन में प्लेस हो, या फिर ऑड साइन में, यानी कि 1, 3, 5, इसमें वीनस, शुक्र और चंद्रमा, देखिए ये लाइन को यहां से काट देना पड़ेगा, एक मिनट। इस लाइन को यहां से काट देंगे हम। यानी कि लग्न, बुध, शुक्र, सॉरी, मंगल और बृहस्पति स्ट्रांगली डुअल साइन में प्लेस्ड हो, या फिर ऑड साइन में प्लेस्ड हो, और वीनस, शुक्र और चंद्रमा इवन साइन में प्लेस्ड हो, तो भी उस समय जो कॉन्सेप्शन होता है वो अलाइन करता है व्यक्ति की कुंडली के डुअल चिल्ड्रन, डुअल चाइल्ड की एनर्जी से। फिर से तीसरा पॉइंट बताता है कि लग्न में डुअल साइन हो, यानी कि डुअल साइन की एनर्जी यहाँ पर बहुत तीखी हो रही है, बहुत तेज हो रही है, हमें समझना है। चंद्रमा लग्न में हो लेकिन वो डुअल साइन में हो, तो डुअल साइन और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। और शनि 11th हाउस में हो, मैंने क्या कहा था, शनि का बहुत गहरा संबंध है। जब शनि उस समय 11th हाउस में होगा तो नेचुरल ट्रांजिट के 5th हाउस को देखेगा, और लग्न को देखेगा, डुअल साइन को देखेगा, और 5th हाउस को देखेगा, और 11th हाउस से 8th हाउस को भी देखेगा। और मर्क्यूरी जो है, बुध, वो अपने साइन में हो, यानी कि जब मर्क्यूरी अपने साइन में होगा तो या तो वो लग्न में होगा या वो 4th हाउस में होगा। और अगर 6 नंबर का लग्न है वर्गो का तो वो 10th हाउस में होगा। इसको समझने में किसी को दिक्कत आ रही है? अब फिर से डुअल साइन, सारा मामला डुअल साइन का। डुअल साइन के बिना कभी भी, डुअलिटी के बिना ट्विंस होंगे ही नहीं। अब देखिए डुअल साइन इन लगना, फिर से और कोई योग बन रहा हो, लग्न में डुअल साइन हो और कोई योग बन रहा हो, थर्ड और लग्न का, तीसरे हाउस और फर्स्ट हाउस का कोई योग बनता हो, क्योंकि तीसरा भाव है ना नेचुरली, तीसरा भाव नेचुरली, नेचुरली थर्ड हाउस में, 3rd नंबर साइन की एनर्जी को माना जाता है, इसीलिए थर्ड हाउस से योग की बात की गई है। लेकिन इस सूत्र को मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं मानता, मानता हूं लेकिन बहुत स्ट्रांगली इस सूत्र को मैं नहीं लेता। इसका जो दूसरा पार्ट है ना, वो थोड़ा स्ट्रांगली काम करता है, यानी कि लग्न लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो जाए 3rd हाउस में। लग्न कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता,
फर्स्ट पार्ट जो इस सूत्र का है वो भी ठीक है। ये सूत्र के पार्ट जो है बहुत स्ट्रांगली काम नहीं करेंगे, मैं बता देता हूँ। यानी कि लग्न का लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो जाए थर्ड हाउस में। लग्न का लॉर्ड थर्ड हाउस में कब एग्जॉल्टेड होता है? कौन सा लग्न होगा? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, ठीक है। और चलिए, एक तो लग्न का लॉर्ड थर्ड में एग्जॉल्टेड हो जाए, या फिर लग्न लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड के बीच में कोई भी एक्सचेंज हो, या किसी भी प्रकार से उन दोनों में योग बन, इसी दोनों हाउसेस में बनना चाहिए योग, कहीं और नहीं। और अगर कहीं योग और बन रहे हैं तो वो डुअल साइन में होने चाहिए, डुअल राशि में। अब सन एंड जुपिटर एस्पेक्टेड बाय मर्क्यूरी। अब आप पूछेंगे सूर्य पे जुपिटर की मर्क्यूरी पे एस्पेक्ट कैसे होगा? सूर्य पे तो मर्क्यूरी की एस्पेक्ट आ नहीं सकती है। यहाँ पर सूर्य का मर्क्यूरी के साथ होना भी ले सकते हैं आप। और D9 में अगर सूर्य पे मर्क्यूरी के एस्पेक्ट है या उसके साथ है, तो भी ये सूत्र काम करेगा। और ये दोनों प्लैनेट यानी कि जुपिटर और सूर्य, ये पाइसिस और वर्गो में होने चाहिए नवांश में। ठीक है, मीन राशि और वर्गो यानी कि कन्या राशि में होने चाहिए। इसके बाद वीनस, मार्स एंड मून। एक्चुअली बताता हूं मैं आपको, ये हम देखेंगे जब हम वेबिनार में शामिल होंगे तो हम देखेंगे कि सूर्य का, वीनस का, चंद्रमा का, बृहस्पति का और मंगल का बहुत गहरा प्रभाव होता है एक्चुअली चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। चाइल्ड बर्थ से जब रिलेट होती है ना बातें, तो इन ग्रहों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। मंगल का संबंध, सूर्य का संबंध मेल से, मून का संबंध फीमेल से, वीनस का संबंध स्पर्म से, इन सब चीजों से मिलाकर हम व्यक्ति के अंदर ताकत कितनी है, फर्टिलिटी की जो पावर होती है ना, उसकी भी हम गणना कर सकते हैं। वो सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं करता, ज्योतिष भी करता है। एक मिनट, बस ये जो सूत्र थे, इन्हीं सूत्रों को हमें ध्यान में रखना है। अगर कॉन्सेप्शन के समय ये सूत्र अपने आप को ट्रांजिट में दिखाते हैं, तो इसका मतलब कि वो जो एनर्जी थी ना नेटल चार्ट में ट्विन बर्थ की, वो एनर्जी काम कर रही है। वो अब कॉन्सेप्शन होगा तो ट्विन बर्थ का होगा। इसके अलावा एक पॉइंट है जो कि हम मेल चार्ट में देख सकते हैं। वो अभी पॉइंट में वो इसलिए शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो सिर्फ एकमात्र पॉइंट है जो कि इसके साथ अगर जोड़ दिया जाए ना, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ट्विन बर्थ होंगे ही होंगे। लेकिन उस पॉइंट पर अभी मैं थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, इसीलिए भी शेयर नहीं करूंगा। और दूसरा, अगर 2 दिन में वो काम पूरा हो जाता है तो फिर मैं उसको शनिवार रविवार के वेबिनार में जरूर आप लोगों से शेयर करूँ। छाया मैम, आप कुछ पूछ रही हैं? ये जो सैटरडे संडे का वेबिनार कितने कितने 11 बजे से शुरू के कब तक चलेगा? एक्चुअली सर बहुत सारी चीजें इसमें मुझे लेनी है। हालांकि मैंने 2 दिन का टाइम डिसाइड किया है। अगर 2 दिन में नहीं हो पाया तो हो सकता है मैं कोई तीसरा दिन भी डिसाइड करूं। और अगर आप कम से कम भी माने तो 3 से 4 घंटे के बीच का वेबिनार तो ये रहेगा ही एक दिन का। एक दिन यानी का? कि अगर 4 घंटे हम एक दिन बैठते हैं तो इसका मतलब 2 दिन के लिए 8 घंटे हो जाते हैं। और अगर हम 3 घंटे बैठते हैं तो फिर उसको 3 दिन ले जाना पड़ेगा। यानी कि 8-9 घंटे पूरा तो मामला चलेगा ही। अभी आप देखिए, छोटी सी बात हमने की, 2 घंटे खत्म हो गए, करीब करीब 2 घंटे। और बहुत सारी चीजें अभी उसमें लेने को है। कई कई स्लाइड्स मैंने तैयार कर लिए हैं। ये भी ऐड कर लो, वो भी ऐड कर लो के चक्कर में मैंने ये सोचा कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड सब चीजें ही ले लूंगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है। तो हो सकता है 2 दिन के बजाय 3 दिन जाए, लेकिन ठीक है, मजा आएगा उसमें। इसका पेमेंट लिंक नहीं आज शेयर हुआ अभी तक। मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है।
यस सर छाया। नीलेश सर बोल रहे थे कि उस चार्ट में जो मैंने शेयर किया था, मरकुरी थर्ड हाउस में, एनिमी हाउस में बोल करके, तो इफेक्ट नहीं होगा क्या? एक्चुअली मेरे इस केस में कंसीविंग 5 साल बाद हुआ था, तो वो मरकुरी के एनिमी हाउस में बैठने के कारण भी हो सकता है। एक्चुअली आप मर्क्यूरी एनिमी हाउस में इसीलिए ऐसा हुआ ये आप नहीं बोल सकते। कारण क्या है, मैंने और भी कुंडलियां देखी है जहां पर जल्दी भी हो जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं ना कि चाइल्ड कब होगा, ज्योतिष में ये भी सूत्र है जिससे कि पता चलता है कि एज का जो फॉर्मेट है ना उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो उस फॉर्मेट के स्टार्टिंग में प्रोजनी होगी या मिडिल में या लास्ट में, वो भी पता चलता है। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स हैं। और उसके अलावा जब हम जो मर्क्यूरी को आप रिलेट करा रही हैं तो आपको दशा अंतर दशा देख लेनी चाहिए पहले। दूसरा वो टाइमिंग देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर आप पता लगा पाए तो आप पता लगा पाएंगे एक अंदाज लगा के कि कब कॉन्सेप्शन हुआ होगा। उस समय का चार्ट बनाइए, आपको पता चलेगा जो मैंने सूत्र बताए हैं क्या वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई है उसको मैं तो शो कर रहा हूँ, जब आप उस पर अपना रिसर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से और परफेक्टली काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और चार्ट में शेयर करता हूँ। उसके पहले आपके पास अगर चार्ट है तो बता दीजिए, मैं आपके पास से चार्ट ले। सर मैं दूं अपना। कौन? ललित। अच्छा, ठीक है, चलिए आपके पास से भी ले लेंगे हम। चलिए आपके पास से लेते हैं, पहले आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग वो तो ले लेते वाइफ, मिसेस वाइफ का दूं या अपना दूं? हैं। वाइफ का दीजिए। ठीक है, 22 जनवरी 22 जनवरी 1971। 1971। मॉर्निंग का 11:58, 11:57। 11:57 मॉर्निंग। मॉर्निंग, दिल्ली। अच्छा, अब आज आप लोगों ने जिन्होंने भी ये सेशन ज्वाइन किया है, आप सभी के लिए होमवर्क है। बस छोटा सा होमवर्क है, आज से आप सिर्फ और सिर्फ ट्विन बर्थ की मदर का मतलब ट्विंस के मदर का चार्ट लीजिए और फादर का भी लीजिए, और उसको अपने पास अपने रिकॉर्ड में शामिल कीजिए और वो चार्ट्स मुझे भी भेजिए। ठीक है, ताकि मैं भी अपने रिकॉर्ड में शामिल करूँ। इन चीजों का डेटाबेस जितना आप लोगों के पास होगा ना उतना आप लोगों को रिसर्च करने में आसानी होगी आगे। आप में से कोई म्यूट पर नहीं है? ठीक है, तो मुझे भी भेजिएगा और आप खुद भी रखिएगा। ये हम चार्ट देख रहे हैं, इनके ट्विन बर्थ हुए थे, तो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं केतु 5th हाउस में। पहली बात, सन कहाँ है? कैप्रिकॉन में है। 5th लॉर्ड पर सैटर्न की दृष्टि है। रही है। तो सैटर्न की दृष्टि है सन पे। और क्या पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं? मर्क्यूरी बैठा है 5th से 5th में डुअल साइन। डुअल साइन मरकरी है। चंद्रमा और जुपिटर एक ही स्थान पर बैठे हैं 8th नंबर साइन में, और चंद्रमा से 5th हाउस डुअल साइन। चंद्रमा से 5th का लॉर्ड वो यहाँ पर स्थिर साइन में बैठा है, .1, ये ध्यान में रखना है। मंग चंद्रमा से 5th का लॉर्ड जुपिटर और जुपिटर से 5th का लॉर्ड जुपिटर, ये दोनों फिक्स साइन में बैठे हैं, लेकिन ये वीनस और मार्स के साथ बैठे हैं। और दूसरा पॉइंट, जुपिटर मर्क्यूरी का डिस्पोजिटर है। जुपिटर के साइन में कौन बैठा है? मर्क्यूरी। तो चंद्रमा से 5th हाउस और जुपिटर से 5th हाउस डुअल साइन तो है ही, लेकिन जुपिटर जिसके साथ में चंद्रमा बैठा है वहां पर भी डुअल हाउस की डुअल प्लेनेट की एनर्जी आ रही है। वो मर्क्यूरी डिस्पोजिटर है, इसलिए मर्क्यूरी की एनर्जी उसमें आ रही है। ठीक है, अब आते हैं D9 में। देखिए D9 का 5th हाउस का लॉर्ड है मार्स। कहाँ बैठा है मार्स? सेकेंड हाउस में, फैमिली के हाउस में, 8th हाउस से कनेक्टेड, 8th हाउस को देख रहा है और मर्क्यूरी के साथ बैठा है। मार्स पर दृष्टि है केतु की। इसके अलावा
हम देख रहे थे एक चीज और, मुझे जो देखना था वो मैं भूल गया। T1 में यानी कि राशि चार्ट में सूर्य है फिफ्थ का लॉर्ड, और सूर्य देखिए D9 में कहाँ बैठा है, डुअल साइन। जुपिटर और मून D9 में डुअल साइन में खुद ही में ही बैठे हैं, थर्ड हाउस में डुअल साइन। और इन दोनों से फिफ्थ का लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। वो सैटर्न कहाँ है, राहु केतु के एक्सिस में। एक तो सैटर्न है जो मैंने पॉइंट बताया था, दूसरा वो एग्जॉल्टेड है, तीसरा वो राहु केतु के एक्सिस में। स्वाति मैम समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अलका मैम? जी सर। सर विष्णुप्रिया जी? इस चार्ट को थोड़ा सा फिर से एक बार मतलब इसका जो एनर्जी फ्लो है वो एक बार फिर से एक बार रिपीट करेंगे जरा। हाँ फिर से रिपीट करते हैं, आप कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, चलिए फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठ गया D1 में, ठीक है। अब फिफ्थ हाउस में आते हैं। फिफ्थ हाउस में पहली तो केतु बैठा है, केतु वाला पॉइंट ऐड हो रहा है। और जो लॉर्ड है इसका सन, वो कैप्रिकॉन में बैठा है, सैटर्न से दृष्ट हो गया। मैंने बोला था ना कैप्रिकॉन की एनर्जी होती है। नाइन्थ हाउस जो कि फिफ्थ से फिफ्थ है, उसको भी ले लीजिए, डुअल साइन में यहाँ मर्क्यूरी बैठा है। अब जुपिटर के साइन में मर्क्यूरी बैठा है, तो जुपिटर का डिस्पोजिटर, जुपिटर मर्क्यूरी का डिस्पोजिटर हो गया, ठीक है। तो जुपिटर की एनर्जी में मर्क्यूरी की एनर्जी आ रही है। अब जुपिटर कहाँ बैठा है, एट्थ हाउस में। जुपिटर और मून वो दोनों एट्थ हाउस में बैठे हैं। एट्थ हाउस जो मैंने बोला था, एट्थ हाउस भी बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर आ गया। जुपिटर और मून इन दोनों से फिफ्थ हाउस अगर आप लेते हैं तो वहां डुअल साइन आ रहा है, और उन दोनों का लॉर्ड जुपिटर बनता है। हमें चंद्रमा से फिफ्थ हाउस भी लेना है, हमें जुपिटर से फिफ्थ हाउस भी लेना है। इन दोनों का लॉर्ड सिर्फ जुपिटर है, और जुपिटर एट्थ हाउस में बैठा है, लेकिन मर्क्यूरी का डिस्पोजिटर है। क्लियर हो रहा है विष्णुप्रिया जी? हाँ सर। अब देखिए जो फिफ्थ का लॉर्ड है D1 का, यानी कि राशि चार्ट का, वो कहाँ बैठा है, D9 में। आप देखिए वो D9 में डुअल साइन में बैठा है। अब आते हैं D9 पर। D9 में फिफ्थ का लॉर्ड मार्स है, मार्स मर्क्यूरी के साथ बैठ गया, सिंपल। उसके बाद जुपिटर और मून को फिर से हमें देखना है। फर्स्ट हाउस, डुअल साइन। फर्स्ट हाउस से हमने फिफ्थ हाउस देखा, यानी कि लग्न से फिफ्थ हाउस। अब जुपिटर और मून को देख लिया, वो आ रहे हैं डुअल साइन में। और इन दोनों से जो फिफ्थ हाउस पड़ता है उसका लॉर्ड शनि बनता है, जो पहला एग्जॉल्टेड है, दूसरा राहु केतु के एक्सिस में है। एक तो सैटर्न वो प्रभावी, दूसरा राहु केतु की एक्सिस वो प्रभावी, तीसरा वो एग्जॉल्टेड, और चौथा जो फिफ्थ का लॉर्ड है उसमें केतु की दृष्टि। ठीक है सर। अब D7 चार्ट बनाता हूं। क्या देखना है D7 चार्ट में, सबसे पहला पॉइंट लग्न। कौन है लग्न, मर्क्यूरी, 3 नंबर साइन, डुअल साइन। फिफ्थ का लॉर्ड कौन है, वीनस। कहाँ बैठ गया, सैटर्न के साथ। कौन से हाउस में, फोर्थ हाउस में। कौन से साइन में, डुअल साइन में। एस्पेक्टेड किससे है, मर्क्यूरी से, ठीक है। अब आते हैं चंद्रमा और जुपिटर पर। फिर से चंद्रमा और जुपिटर कहाँ बैठे हैं, डुअल साइन में। और फिर से सेम साइकिल आप घुमा लीजिए, लग्न पे पहुंच गए, लग्न में चंद्रमा और जुपिटर बैठे हैं। तो चंद्रमा और जुपिटर से फिफ्थ का लॉर्ड वीनस, वीनस कहाँ बैठा है, सैटर्न के साथ। ये कहाँ, कौन से हाउस में, फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में कौन से साइन है, डुअल साइन। एस्पेक्टेड किससे है, मर्क्यूरी से। काम करती है टेक्निक ललित जी? जी सर। जी सर। अच्छा, अब इनका ये कहना है कि मेरे सर। जो ट्विन बर्थ हुए थे। इसमें लगन का फिफ्थ हाउस भी केतु के संग है D7 में। हाँ,
अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि ट्विन बर्थ जो हुए थे उनकी डेथ हो गई, यही है ना? जी। जी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण पहले तो हमें दशांतर दशा देख लेनी चाहिए। मैं ज्यादा कारण में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। नॉर्मली पहले हम दशांतर दशा देखते हैं। ललित जी ये बताइए, जन्म के कितने समय बाद डेथ हुई थी? जन्म के तुरंत, जन्म ही मतलब डेथ में हुआ था, ये भी 7 महीने में हुए थे। अच्छा, डेथ डेथ हुई थी, दोनों के बॉडी डेथ ही मतलब जन्म हुआ था। हाँ जी। फिर तो दूसरे सूत्र काम करेंगे। जो डेथ होती है ना उनके लिए दूसरे सूत्र होते हैं कि बच्चे डेथ कैसे पैदा होते हैं। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं, दशांतर दशा देख लेता हूँ। लेकिन मैं बता देता हूँ उसके लिए दूसरे कॉम्बिनेशन होते हैं कि डेथ बच्चे लोगों को कई बार होते हैं, दो दो तीन तीन बच्चे डेथ पैदा हो जाते हैं। ठीक है। कौन से टाइम में हुई थी ये ये डिलीवरी? 93 मई में। मई 93। यानी मर्क्यूरी की दशा में। जी। मर्क्यूरी में मार्स था। जी। ठीक है। अभी इतना ही लेते हैं, मर्क्यूरी में मार्स लेते हैं। मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? 5th हाउस में बैठा है। ठीक है। और मार्स यहाँ पर 8th हाउस में बैठा है। उससे 12वें व्यय हाउस में। हाँ, और दूसरी बात, एक तो ये व्यय हाउस में बैठा है, 212 की है दोनों की स्थितियां। और दूसरा ये कि देखिए एक बात और ध्यान में देने वाली है, सेकंड हाउस मारक होता है। जी। मैं छोटा सा टॉपिक आपको बता रहा हूँ। सेकंड हाउस, 7th हाउस ये मारक है। जी। 8th हाउस और 6th हाउस ये हमें देखने में। डेथ हालांकि 3rd हाउस से भी होती है। तो आप देखिए मर्क्यूरी सेकंड हाउस में बैठा है, मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड है ना? जी। सेकंड हाउस का लॉर्ड। और सैटर्न इन दोनों का हाउस का लॉर्ड बनता है। जुपिटर 8th का लॉर्ड बनता है, और जुपिटर स्ट्रांगली यहाँ पर मर्क्यूरी का डिस्पोजिटर बन रहा है ना? जी। सेकंड हाउस जो मारक होता है, जुपिटर भी खुद 5th हाउस से 8th हाउस का लॉर्ड है। तो ये सारी कंडीशंस बता रही है, दिख रही है यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। मर्क्यूरी और मार्स को नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो मर्क्यूरी और ये मार्स जुपिटर के साथ यहाँ D9 में भी बैठा है। और तो इसका डिस्पोजिटर देखिए कौन है? मर्क्यूरी है। मार्स का डिस्पोजिटर मर्क्यूरी है, जो कि सर सेकंड डी हाउस। सेवन है, सर D7 है। और ये D7 है क्या? चलिए D9 ले लो। एक मिनट रुकिए, मैं इसको निकाल। मरकरी में मार्स के साथ ही है। मर्क्यूरी और मार्स दोनों साथ ही बैठे हैं, है ना? और ये कहाँ बैठे हैं? 5 नंबर साइन में, जो कि मेन कुंडली का 5th हाउस। हम्म। मारक का भाव भी है सेकंड हाउस। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं मारक भाव है। और भी इन चीजों को देखने के लिए और भी चीजें हमें ऐड करनी होती है, हालांकि पुरुष का चार्ट मेल का चार्ट पे ऐड करना होता है। ठीक है। और एक्चुअली डिलीवरी हुई है ना, कॉन्सेप्शन सही हुआ, डिलीवरी जी। कम टाइम में हुई और वो डेथ डिलीवरी हुई है, तो वहां पर हमें कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ेगी। जो मैंने बीज स्फुट क्षेत्र स्फुट का कॉन्सेप्ट बताया था, उससे हम कॉम्बिनेशंस को ऐड करेंगे। उसके बाद मेल चार्ट को भी हम ऐड करेंगे। ठीक है। जी। और इस कुंडली के 9th हाउस को भी ऐड करना होता है। वो सारी चीजें फिलहाल नहीं करेंगे इस सेशन में, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। हम्म। ठीक है। आगे अभी और काफी। चार्ट, आगे और चार्ट में शेयर करता हूँ, मुझे एक मिनट दीजिए। अष्टम से हम बच्चे का सुख भी देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम प्लैनेट्स अष्टम में था। हाँ, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है ना वहाँ, हाँ हाँ। इसीलिए मैंने 8th हाउस बोला था। अच्छा, अब एक चार्ट में शेयर करता हूँ। ललित जी आप ये चार्ट की डिटेल्स मुझे सेंड कर देंगे बाद में, ताकि मैं सेव कर सकूँ? मैं दोनों की कर दूंगा, अपनी भी और भाई। हाँ हाँ, आप दोनों की कर दीजिए। ठीक है, आपके उसके कर दूंगा।
एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सिस्टम मेरा स्लो हो रहा है, मैं कुछ टैब्स बंद कर देता हूँ। मेरी आवाज साफ है ना? हाँ सर। ठीक है, कि एक चार्ट आप लोग देख लीजिए। ये भी मदर का चार्ट है, और मुझे लगता है अब आप लोग बहुत तेजी से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। सर जुपिटर का एस्पेक्ट 5th हाउस में, मून से 5th एस्पेक्ट जा रहा है 10th हाउस में, वो भी डुअल साइन है। केतु का मरकरी दोनों बैठे हुए हैं, केतु का भी और मरकरी का दोनों का एस्पेक्ट 4th हाउस में डुअल ऐसे साइन नहीं, है। बिल्कुल स्पीडली आप देख चुके हैं, थोड़ा स्टेप वाइज चलते हैं। कुंडली का लग्न डुअल साइन आ रहा है, जुपिटर वहां बैठा है, ठीक है। लग्न डुअल साइन में आ गया। हाँ, जुपिटर और वहां बैठा है। उसका जो है 12th हाउस में गया। और मून जो है, मून से 5th भी डुअल साइन है, जहाँ पे केतु और मरकरी है। सैटर्न की भी तीसरी दृष्टि नेचुरल, जो जो काल पुरुष के इसमें से के हिसाब से सैटर्न बैठा है 5th हाउस में, और उसकी दृष्टि तीसरी दृष्टि 5th हाउस पर है, और 10th दृष्टि वहां चली गई। और D9 में भी डुअल राशि है, जो जुपिटर बैठा है। मरकरी रेट्रोग्रेड है। ठीक 8th है, हाउस में सर कैप्रिकॉर्न का साइन है। 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न का साइन। कैप्रिकॉर्न का साइन है। अच्छा, है। अब कैप्रिकॉर्न में यहाँ मरकरी देखते हैं। कैप्रिकॉर्न में मरकरी रेट्रोग्रेडेड D9 में, लग्न में डुअल साइन लग्न में है। सन 8th हाउस में जा रहा है। सैटर्न 5th हाउस में आ गया। सैटर्न बैठा है राहु केतु के एक्सिस में। होगा तो ऐसे मून भी डुअल साइन में आ गया। मून से 5th कैप्रिकॉर्न हो गया फिर से। मरकरी बैठा है। समझ आ रहा है? टेक्निक काम कर रही है? तो D7 वाला बताइए। एकदम D7 लगाएंगे मैम, बस 2 मिनट, सबको भी देख लेते हैं। देखिए D7 तो आ गया, D7 ये रहा D7। Moon dual sign with the 5th lord is in dual sign. Mercury Capricorn, Mercury Capricorn retrograde. Jupiter ठीक है, राहु केतु के and 1 2 3 4 5 7 Venus राहु केतु के axis पे है already, and Saturn is expecting 8th house. फिफ्थ हाउस वीनस वो बैठा है राहु केतु के एक्सिस में, और वो डुअल साइन में। सबकी आवाज यहाँ कंफ्यूज हो जाएगी रिकॉर्डिंग में, तो आप लोग मन मन में कैलकुलेशन कीजिए, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। 5th हाउस, और वीनस यहाँ केतु के साथ। तो जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, वो सब के सब मैच करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे और कुंडली शेयर करने की जरूरत है, हालांकि मेरे पास अभी भी 3-4 कुंडलियां हैं, मैं सब शेयर कर सकता हूँ, और सब में ये पॉइंट्स मैच कर जाएंगे। सभी मैच हो रहे हैं। सॉरी, तो सभी चार्ट में सारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। सारे पॉइंट्स मैच करेंगे मैम, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर ट्विन बर्थ होता है, यानी कि ट्विन बर्थ की मिस्ट्री सॉल्व आज आप लोगों के लिए। सर इसमें जैसे एक क्वेश्चन था। हाँ, एक एक करके। स्वाति मैम। हाँ मैडम बोलिए आप। सर मेरा कहने का सेंस है कि ये कंफर्म ट्विन बर्थ, जैसे ये तो चार्ट्स हमारे पास वो हैं जिनमें ट्विन बर्थ हुए हैं, तो हम रिवर्स
चार्ट देख रहे हैं, हाँ सपोज हमें किसी चार्ट के अंदर एक्चुअल में जज करना है कि ट्विन बर्थ होगा या नहीं होगा, हाँ ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों हमारे मतलब लग्न में D7 में और D9 में सारे कॉम्बिनेशंस मैच होने चाहिए, मतलब इतना डुअल साइन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ। और दूसरी बात, चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस होना चाहिए, राइट, उसके लिए दशा अंतर्दशा मिलनी चाहिए, ओके, क्योंकि दशा अंतर्दशा भी इन्हीं प्लेनेट से रिलेट करेगी, या तो मर्क्यूरी से या फिर उन प्लेनेट से जिन पर ड्युअलिटी का संबंध है। डुअलिटी का संबंध है, तीसरा, वो जो मैंने बताया था ना कॉन्सेप्शन का टाइम, राइट, उस टाइम में वो एनर्जी ट्रांजिट में मैच करनी चाहिए। जब ये तीनों अपने आप को अलाइनमेंट में कर लेंगे तो फ्रूट जो निकलेगा वो ट्विन बर्थ का फ्रूट होता है। कम से कम 2 भी अलाइनमेंट में कर लें तो हो जाता है कई बार, चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ वो 3 अलाइनमेंट कर ही लेते हैं। मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है 3 अलाइनमेंट हो ही जाते हैं। ठीक है। हाँ आलोक सर, अब आप बताइए। मैं ये ट्विन बर्थ तो इससे पता चला कि ट्विन बर्थ हुआ। अब उसमें होता है ट्विन बर्थ में कि टू टू गर्ल्स हो या 2 बॉयज हो या 1 गर्ल 1 बॉय। हाँ इन सारी चीजों के लिए पहले जब आप इसको मास्टरी कर लेंगे ना, फिर बाकी चीजों पर आप बात कर सकते पर हैं। एक एक मिसकंसेप्शन मेरा क्लियर हुआ आज। हुआ ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि क्योंकि मैं जो सोच रहा था कि मैलेफिक प्लैनेट का जो एस्पेक्ट ऑन 5th हाउस मतलब डिनायल ऑफ चाइल्ड और सम प्रॉब्लम विद चाइल्ड बर्थ, वो हाँ खत्म हुआ। मेरा भी सर। एक्चुअली मेरा सेशन करने का जो पूरा ध्येय था ना, वो फ्रूटफुल रहा कि किसी को ये टेक्निक्स काम आ रही हैं, किसी के कुछ समझ में आ रहा है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए गीतिका मैम, आप कुछ बोल रही हैं। मैं ऐसे अगर आप मेरे सामने 1000 चार्ट भी लाएंगे ना, मैं सब पे दिखाऊंगा कि ये सब कुछ मैच कर रहा है जो मैंने बोला है। अगर मैच नहीं करता मैं सेशन ही नहीं करता। मैं होमवर्क करके आया हूँ पूरा ठीक है। यस गीतिका मैम। हाँ सर, सॉरी ये कोई फनी क्वेश्चन होगा पर शायद प्रीवियसली प्रियंका मैम ने मेरा ही क्वेश्चन पूछ लिया, काइंड ऑफ आंसर कर दिया। So, आपकी आवाज कट रही है, मुझे लगता है आपकी आवाज, आपका नेट स्लो है। सबको आवाज आ रही है इनकी? नहीं सर, क्लियर नहीं है। चाहिए थे। वो गीतिका वीडियो बंद करके पूछ सकती है। हाँ, आप या तो वीडियो बंद करके पूछ लीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। सर मैं कह रही हूँ कि मेरे जो चार्ट में आपने जो सिखाया आज, मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्विंस होने के वो चांसेस है, वो थोड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं, काफी पॉइंट्स मिल रहे हैं। पर ट्विंस नहीं हुए हैं मेरे, वो इसलिए क्योंकि कंसेप्शन का अंतरदशा दशा नहीं मैच हुआ। आप यही कहना चाहेंगे ना कि हाँ वो दशा अलाइनमेंट में अंतर्दशा और नहीं होगा? ट्रांजिट। हाँ दशा अंतर्दशा और ट्रांसिट में। ट्रांजिट। हाँ। और जो तीसरा पॉइंट है वो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी कोई नई एनर्जी क्रिएट होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल 2 एनर्जी से चाइल्ड का क्रिएशन हुआ है, इसीलिए मेल चाइल्ड को चूंकि अभी हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेल चाइल्ड को भी देखना है। तो अभी आप नॉर्मली मेल मेरे चाइल्ड हस्बैंड को, अगर देख सकते हैं, मैं आपको नॉर्मली एक आइडिया देता हूँ कि मेल, हस्बैंड का चार्ट, 1 मिनट मैम, 1 मिनट मुझे। हस्बैंड का चार्ट आप कह रहे हैं ना? सर आप गलती से मेल चार्ट की जगह मेल चाइल्ड बोल रहे हैं, इसमें से कंफ्यूजन हो रहा है हमको। अच्छा, मैं गलती से अगर वो हाँ बोल रहा हूँ, इसलिए से कंफ्यूजन है। ठीक मेल है मेल मैं चार्ट बोल रहे हैं ना, तो मैं चाइल्ड मैं सुना इसलिए। हाँ मुझे बोलने दीजिए। एक्चुअली आपकी आवाज बाद में आती है तो इंटरप्ट हो जाता है। मेल चार्ट यानी कि जो हस्बैंड है उसका चार्ट आपको देखना है, और उस चार्ट में आपको एनर्जी देखनी है। वहां पर अगर फिक्स साइन या फिक्स प्लेनेट की एनर्जी आ रही है ना, ऑड प्लैनेट्स की एनर्जी आ रही है या फिर फिक्स एनर्जी आ रही है, ये मैं मोटा मोटा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मेल चार्ट में आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं पिन पॉइंट कि वहां पर, क्योंकि क्रिएशन का काम तो मेल का है ना, फर्टिलिटी की जो धरती है वो फीमेल है, लेकिन वो जो बीज है वो मेल से प्रोड्यूस होगा ना। तो वहां जो बीज आ रहा है ना, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो फर्टिलिटी की जमीन है उसमें ड्यूअल बीज डाले जा रहे हैं कि नहीं। अगर वहां से ड्यूअल ड्यूअल बीज की एनर्जी मिलती है तब तो पर्टिकुलरली वो होगा ही होगा, एकदम फिक्स है कि होगा।
यानी कि एक पॉइंट को मैंने अभी यहाँ छोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा है। एक तो ये कि वो बहुत एडवांस होता है, दूसरा ये कि इतने पर जब आप काम कर लेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और तीसरी बात ये है कि वो जो पॉइंट है ना, जिस एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो पॉइंट अभी पूरी तरीके से मैंने उस पर काम नहीं किया, थोड़ा सा काम अभी बाकी है। तो वो सब सारे काम जब मैं कर लूंगा तो फिर पता चल जाएगा मुझे। मैं आपको फिर, एक्चुअली मैं हो सकता है 2 दिन के बाद जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें मैं दूं, नहीं तो फिर मैं उस पर आगे काम करूंगा और फिर कभी शेयर करूंगा उसको। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। और चार्ट शेयर करूं? कर देता हूँ। एक मिनट रुको, कर देता हूँ। देखिए, और ये मैं जितने चार्ट अभी दिखा रहा हूँ ना, ये सब ऑडियंस के दिए हुए चार्ट है। ये सारे चार्ट ऑडियंस के दिए हुए हैं। देखिए, मैं सिर्फ पॉइंट आउट करता हूँ, आपको सब कुछ दिखाई देगा। वीनस जो फिफ्थ का लॉर्ड है वो यहाँ पर मर्क्यूरी के साथ बैठा है। सैटर्न की दृष्टि 8th हाउस पे है, एक पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर जुपिटर को अगर आप देखें तो जुपिटर केतु के साथ है, राहु केतु के एक्सिस में 5th हाउस आ रहा है। जुपिटर से 5th हाउस सन, आप देखिए सन कहाँ बैठा है, मर्क्यूरी के साथ, डबल वेमिंग। चंद्रमा से 5th हाउस, डुअल साइन, जुपिटर किसके साथ बैठा है? केतु के साथ। ठीक है। अब इस जुपिटर पे दृष्टि किसकी है? सैटर्न की। ये हो गया लग्न चार्ट। चले आते हैं D9 पे। जिन लोगों ने आज ज्वाइन नहीं किया है ना उनको लॉस है। देखिए, 5th का लॉर्ड मार्स, मार्स कहाँ बैठा है? लग्न में, डुअल साइन में। ठीक है, पहली बात। जुपिटर कहाँ है? 11th हाउस में। वीनस जो इसका लॉर्ड है वो डुअल साइन में, यानी कि नमांस में जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है। जुपिटर से 5th हाउस सैटर्न लॉर्ड बनता है। सैटर्न मून के साथ बैठा है, तो ये डुअल साइन में नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक पॉइंट मिस हो रहा है। अब मून से 5th हाउस जुपिटर, और जुपिटर डुअल साइन में नहीं है, लेकिन उसका जो लॉर्ड है वो डुअल साइन में। ठीक है। बट सर D9 में ये जो सन है वो 8th हाउस के साथ तो कनेक्शन हो रहा है। 8th हाउस के साथ कनेक्शन हो रहा है। ठीक है मैम, ये आपने पॉइंट पकड़ा। कैप्रिकॉन में मरकरी भी है। कैप्रिकॉन में मर्क्यूरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लग्न का लॉर्ड 5th हाउस में, मून मर्क्यूरी C7 में। मर्क्यूरी आ गया यहाँ पर, कंफर्म हो गया। 5th का लॉर्ड मर्क्यूरी से एस्पेक्टेड है, और यहाँ पर 5th का लॉर्ड, अगर आप 8th हाउस को माने तो 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो को लॉर्ड केतु भी बनता है। चंद्रमा से 5th हाउस में डुअल साइन आ रहा है, और जुपिटर से 5th हाउस में कैप्रिकॉन है, सैटर्न लॉर्ड है। सैटर्न यहाँ 8th हाउस में बैठा है।
जो मैंने बोला, और राहु केतु के एक्सिस में आ रहा है। ठीक है। और जुपिटर कहाँ बैठा है? डुअल साइन। यहाँ पर डिविजनल चार्ट्स में एनर्जी बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपको दिख रहा है, कुछ पॉइंट्स मिस कर रहे हैं, है ना? लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ट्विन बर्थ हुए हैं, क्योंकि बाकी चीजें मैच कर गई हैं। अभी इनके हस्बैंड का चार्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम हस्बैंड का चार्ट मंगाते हैं तो हमें वहां भी पूरे फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। वहां फैक्टर्स अलग ढंग से देखने होंगे, वहां पर चूंकि वो फर्टिलिटी के लिए बीज डालते हैं, तो वहां पर जो हम देखेंगे फैक्टर्स, वीनस वगैरह को बहुत कंसीडर करेंगे। मैंने आपको एक हिंट दिया, आप काम कीजिएगा इस पे, ठीक है? अब बताइए, मजा आया? बहुत मजा आया सर, वेरी अमेजिंग सेशन। बहुत ही कभी सोचा नहीं था इस तरह से। वेरी इजी। यस राइट, फर्स्ट टाइम कोई टेक्निक इतना इजीली समझ आई और वो काम भी कर रही है, मतलब आप खुद से लगा पा रहे हैं 2 4 3 चार्ट के बाद उस टेक्निक को अप्लाई कर पा रहे हैं। मैम, मैं जितनी भी टेक्निक पढ़ाता हूँ ना, उसको आप आसानी से अप्लाई कर पाते हैं। वो जनरली हम पढ़ लेते हैं सर वेबिनार में या ऑनलाइन कोर्सेज में, सब में, पर उनको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको उसकी मास्टरी कह लो या आपको उसकी आदत काफी टाइम बाद आती है। बट अब ये आपने जिस तरीके से समझाया है, आई सपोज अब कभी भी कोई भी अगर ट्विन का चार्ट आएगा तो हम ये बहुत कभी नहीं भूलेंगे, मतलब इट्स सच एन इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू मैम। और एक्चुअली क्या है, आपने शायद फर्स्ट सेशन मेरा ज्वाइन किया है, मैं हर सेशन में ऐसे ही करता हूँ, मेरी आदत ही है। जब पूरा टास्क होना चाहिए हमारे सामने, और उस चीज को अलग अलग पैरामीटर्स पे जब हम जांच लेते हैं ना, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाए। हमेशा के लिए। हाँ, ये मेरा सिस्टम ही मेरा यही है काम करने। वेरी गुड। थैंक यू मैम। और किसी के कोई फीडबैक? विश्वप्रिया जी सोच में पड़ गए हैं, क्या बात है विश्वप्रिया जी? सर मुझे तो कह रहा हूँ, मैं तो अब छोड़िए सर। नहीं, बोलिए। तो ज्योतिर्चिंतन जो हमारी सीरीज है ना, उसमें हम यही करेंगे, ठीक है? सर थोड़ा सा मेल का बता दीजिए। आपने तो वीनस को कहा लेने के लिए, कैसे लेना उसे, मरकरी के स्थान पे या किस प्रकार से? थोड़ा सा नहीं, इसको फिर किसी सेशन में मैं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा बताने से गड़बड़ी आ सकती है। इसी तरीके से बताऊंगा जब ठीक बताऊंगा तो, ठीक ठीक है? है सर, वैसे ये लेकिन बहुत जो अच्छा था। लेकिन फिलहाल जो मैंने थोड़ा सा बताया, उसको आप थोड़ा तो थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आपके पास चार्ट है, हाँ कोशिश जी, हाँ कीजिए जी तो हो जाएगा। जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ बोलना है, कोई फीडबैक देना है तो यू आर सर वेलकम। मरकरी और मार्स का बहुत जगह खेत बीने में भी हुआ है, तो 5th और 8th में मैंने ये नोटिस किया था जब हाँ ये बिल्कुल, चार्ट। बिल्कुल सही नोटिस किया आपने, क्योंकि मार्स 8th हाउस का लॉर्ड है ना, नेचुरल 8th हाउस का, और सैटर्न हम्म। नेचुरली 8th हाउस का कारक है। हम्म। इसीलिए सैटर्न और मार्स की भी भागीदारी होती है, लेकिन मैंने मार्स को फिलहाल अलग रखा है, इतने पॉइंट सेट करने पे मिल जाती है बात, ज्यादा सर चीज ऐड करना एक्चुअली क्या है नक्श ना। हाँ विश्वप्रिया जी, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें, आप कंप्लीट कर लें फिर बताओ। एक्चुअली क्या है ना, हमें चीजों को जितना सिंपल बनाकर देखने की आदत लगेगी, उतना ही आसानी से हम चीजों को पकड़ सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा किसी भी चीज को बहुत मिक्सचर करके और क्लिष्ट बनाकर और बहुत मिस्टीरियस ढंग से यूज करने की कोशिश करेंगे ना, तो उससे होना कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ज्योतिष बहुत सिंपल है, और सिंपल नहीं भी है तो वो तब सिंपल हो जाता है जब आप इंटरेक्ट करते हैं प्लेनेट और एनर्जी के साथ, तो वो पढ़ाने सिंपल हो। वाले का आप होते तो फिर सॉरी, नहीं, अगर पढ़ाने वाले आप हैं तो समझ में आ जाता है सर। वो तो कृपा है ऊपर वाले की। सर नहीं, एक चीज और सर, इसमें मतलब ये तो एक फैक्टर है, आपने क्योंकि आप काफी रिसर्च कर रहे हैं सर, इसमें नक्षत्र का भी कहीं रोल होता है? जस्ट ये क्वेरी है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं इस पे, आपने किया भी है, तो आपने कहीं देखा है नक्षत्र का भी रोल होता है जिससे कि मैंने ये मैंने बहुत देखा है, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मैंने बहुत देखा है, लेकिन वो पॉइंट मैंने छोड़ दिया आज के सेशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, हो गया। क्योंकि मैं इसलिए सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, रीजन बिहाइंड इट इज नहीं सर, क्योंकि जो आपको प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं
तो इसमें जो प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बाय नेचर, या तो वो कंसिडर किए जाते हैं मैलेफिक, या तो वो कंसिडर किए जाते हैं मतलब अलगाव जिसे कहते हैं ना, कि तो ब्रेक करना, ब्रेक करके वो चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में लाए या नेगेटिव फॉर्म में लाए, वो फिर अलग लेवल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्रिएशन कर रहे हैं तो फिर वो पॉजिटिव फॉर्म में हुआ। तो मैं अगर वो वही तो कह रहा था ना, मैं आज तक, इसीलिए तो मैं आज तक ये कहता रहा ना कि कुछ भी मेलेफिक नहीं है, कुछ भी बेनिफिक नहीं हाँ, है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या वो जो पॉजिटिविटी आ रही है वो क्या नक्षत्र के प्लेसमेंट की, उस प्लैनेट का उस स्पेसिफिक नक्षत्र में प्लेसमेंट है, उसका फ्लेवर ऐड हो रहा है, इस वजह से वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज को पॉजिटिव कर रहा है, तभी वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। तो, क्योंकि बाई पॉजिटिव नेचर। पॉजिटिव कर नहीं रहा है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम कहते हैं ना मेलेफिक प्लेनेट और बेनेफिक प्लेनेट, मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्लेनेट या कोई भी एनर्जी एक्चुअल में मेलेफिक या बेनिफिक नहीं होती, रिजल्ट मेलेफिक या बेनिफिक होती। अग्रीड। ठीक है। अग्रीड। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि रिजल्ट बेनिफिक आ रहे हैं या मेलेफिक आ रहे हैं, तो बेनिफिक आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और मेलेफिक भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मेलेफिक प्लेनेट जीवन के हर डिपार्टमेंट में मेलेफिक एनर्जी ऑब्वियसली। नहीं डाल। जी जी, और वो बात दूसरी सही। बात ये कि जिस मेलेफिकनेस की हम बात कर रहे हैं ना, वो मेलेफिकनेस ही यहाँ पर डुअलिटी क्रिएट कर रही है। जो आप कहते हैं ना ब्रेक, काटना, अलगाव, उसी से तो एक से दो बनेंगे। अग्रीड। और दूसरी बात ये है कि आपने नक्षत्रों की बात की, तो नक्षत्रों का पार्ट मैंने छोड़ा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग काम कीजिए, ईमेल आईडी मुझसे मांग लीजिएगा, ग्रुप में मैं बता दूंगा। उस ईमेल आईडी पे आप नक्षत्र, इन्हीं सारे पॉइंट्स के नक्षत्रों को मैच कीजिए, चार्ट आपके पास आएंगे। जब आप वीडियो देखेंगे या नोट्स बनाए होंगे तो आपके पास चार्ट आ जाएंगे। यूट्यूब पे जब मैं डालूंगा तो वीडियोस आ जाएगी, और आप उन चार्ट को फिर से खोल के आप नक्षत्रों के बेस पर कीजिएगा काम। मैंने केतु को क्यों ऐड किया, कोई बता सकता है? एक पॉइंट मैंने बताया, एक और पॉइंट कोई बता सकता है? तो केतु बिकॉज वो तो कट जाता है ना, नहीं, तो वो तो अलग बात है, वो सर तो मैंने वो उसका। शुरू में ही बोल दी। केतु भी 8वें का वृश्चिक का कोलोड है। नहीं, नहीं वो, केतु जो है डबल या दो या तीन दिखाता है। नहीं नहीं नहीं, वो सारी बातें ठीक है। अब एक पॉइंट बताता हूँ, नक्षत्रों की बात की ना इन्होंने, अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? केतु। अच्छा केतु। अच्छा, केतु। हाँ। और वहां पे दो घोड़े दिखते और ऊपर से सन हैं। के दो ही तो, भाई है, दो सन भाई। के तो सन के तो पुत्र हैं जी सर, अश्विनी। सर कहना है अश्विनी, कि एक मिनट आप लोग मुक्त रहिए। अश्विनी कुमार दो भाई हैं, है ना? तो वो हम्म। पहला नक्षत्र केतु का है, इसीलिए केतु भी ऐड हो रहा है। तो नक्षत्र का मैंने आपको एक हिंट दिया, आप काम कीजिएगा, पता चल जाएगा, एनफ। नहीं तो ये वीडियो और सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे के आसपास हो गया, है ना? हाँ, बस इतना ही है कि अभी के बाद, आज के बाद से आप आराम से ट्विन बर्थ की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं चार्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। I just want to say thank you to Lalit ji also for sharing his personal chart, because ये रिसर्च में बहुत काम आता है, because जनरली हमें ऐसे चार्ट हाथ में नहीं आते हैं। तो उन्होंने भी वो जो चार्ट शेयर किया उसमें काफी सीखने जैसे चीजें थी। थैंक यू ललित जी फॉर शेयरिंग दैट। और मैं भी थैंक करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अ, बाद में इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, और मैंने जो चार्ट्स लिए हैं वो चार्ट्स, जो लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग सोशल मीडियाज पर, उन्हीं के उन्हीं के भागीदारी से, उन्हीं के सहयोग से कलेक्ट किए गए हैं। तो उनका भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये चार्ट्स दिए। और इस प्रकार से सपोर्ट अगर मिलता है तो सब लोग सीखते हैं, कुछ सभी को कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों ने मुझसे ये चार्ट से, उनका भी थैंक यू। और आप सभी लोगों का भी थैंक यू कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया, मुझे इसका मौका दिया कि मैं आपसे कुछ शेयर कर सकूं। सर आपको भी थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि आप बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये वो जो जो अभी जो नेक्स्ट सेशन में जो थिन लाइन है बिटवीन डिनायल एंड ट्विन बर्थ, वो कहीं सोचना तो पड़ेगा, मेरा दिमाग घूम रहा है उसमें। हाँ, अब आप सोचिए, डिनायल। अच्छी बात है ना। वो जो थिन लाइन है वो अच्छी बात है। देखिए, अगर वो थिन लाइन नहीं होगी ना तो हम अपना कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, और जब आप खुद एग्जैक्टली। से कुछ निकालेंगे ना, अगर मिले तो जरूर आप कीजिएगा काम, मुझे भी भेजिएगा, मैं भी उस हाँ। पर अपने विचार दूंगा। लेकिन हाँ, काम जरूर कीजिए, क्योंकि काम करने से चीजें निकल के आती है। ये भी जो चीज सामने किया हूं मैं, अभी आपके सामने जो आई है, ये काम करने से निकला है।
कि किसी किताब में कहीं पर आपको देखने को खोजने को मिलने से बहुत दूर की बात है ये, है ना। केतु मार्स का इन्वॉल्वमेंट इन फिफ्थ हाउस, नॉर्मली सिजेरियन और डिनायल ये सब लेके सोचते हैं। सिजेरियन होना कोई बड़ी बात नहीं है, सिजेरियन हो सकता है। इसमें से भी जो भी चार्ट मैंने शेयर किए उनके उनसे मैंने जानकारियां नहीं ली, लेकिन हो हाँ सकता है किसी को सिजेरियन हुआ हो, ठीक है। हाँ लेकिन सिजेरियन मार्स होने के बाद, केतु होने के बाद भी नहीं होता है लोगों को, क्योंकि कुछ काउंटर योग भी बनते हैं ना कुंडली में, बनते हैं। उसका ध्यान रखें। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू, थैंक यू। बहुत हो गई है। धन्यवाद sir. सर। थैंक यू सो Thank you, मच sir. सर, थैंक यू। धन्यवाद अगले सर। सेशन में मिलेंगे और आपको लिंक भेज दी जाएगी। थैंक सर यू इसके सर। इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन थैंक के यू लिए? सर। हाँ, नेक्स्ट सेशन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आप लोगों से निवेदन है कि कनेक्शन में रहें, कनेक्टेड रहें, ताकि आपको लिंक मिल जाए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।